नमस्कार करते हुए मैं बहुत ही गंभीर हो जाता हूँ अक्सर, क्योंकि मतलब होना ही चाहिए ना थोड़ा बहुत, लेकिन मुस्कान छूटनी नहीं चाहिए। और मुस्कान नहीं छूटे इसके लिए ऐसे मित्र आपके आसपास हों अगर, जैसे कि लक्ष्मण व्यास जी हैं, तो फिर आपकी मुस्कान कहीं ना कहीं बनी रहती है। और एक ऐसा व्यक्ति जो दिखने में गंभीर लगता है पर कुछ इस तरह की चुटकियाँ लेकर निकल जाता है कि वो कमरे में गुदगुदाहट छोड़कर चला जाए, ऐसा व्यक्तित्व आकाशवाणी जोधपुर में जब लक्ष्मण जी के साथ कार्य करते हुए मैंने उनको देखा तो रहा। तो ये जो एक हास्य है वो इतने गंभीरता से आपने कैसे पकड़ के रख लिया था अपने अंदर? नहीं, अलग से हमने सोचा नहीं इस बारे में, ऐसा ही था जीवन में, औरों को जैसा करते हुए देखा तो। और कई वैसे भी कहते हैं ज़्यादा सीरियसली खुद को नहीं लेना चाहिए, जीवन जीने का ये भी भाव होना चाहिए। अगर हम खुद को बहुत गंभीरता से ले लें तो वो ठीक नहीं होता जीने का वो तरीका ठीक नहीं है। हाँ, जीवन में गंभीर क्षण भी होते हैं और लाइटर मोमेंट्स भी होते हैं, तो कॉम्बिनेशन होना चाहिए, बैलेंस, संतुलन। मुझे ऐसे याद आता है लक्ष्मण जी, मतलब बिल्कुल ऐसे स्नेह के साथ ऐसा याद आ रहा है कि जब बहुत गंभीर चर्चाएं चल रही होती थी ना, तब भी आप उसमें बीच में ऐसी कंकरी हास्य की फेंक देते थे कि कुछ लोग हंसते थे, कुछ लोगों को उसे इरिटेशन होती थी कि ये सीरियसली क्यों नहीं ले रहा है। वो कॉन्शियसली करते होंगे आप या नहीं करते होंगे, पर आपके प्रारंभिक दिनों आकाशवाणी में आने से पहले वाले दिनों को याद कर लें अगर, अब जब आप रिटायर हो चुके हैं तो आपने क्या सोचा था कि मेरा जीवन कैसे होना चाहिए, मैं क्या करूँगा जीवन में? हाँ, हमने बहुत ही गंभीर और शाश्वत सवाल पूछ लिए हैं दार्शनिक तत्व वाले सवाल पूछ लिए हैं। फिर भी यह है कि हम जो भी कुछ सीखते हैं तो अपने आसपास से सीखते हैं, अपने आसपास के परिवेश से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, अपने पुरखों से सीखते हैं, अपने समकालीन लोगों से सीखते हैं कि जीवन में फिर आप आदर्श भी बनाते हैं कि हाँ ये सही रास्ता पकड़े हैं देखो। और अधिकतर ये भी पाते हैं कि कुछ लोग हैं जो अपने अलावा आत्मकेंद्रित नहीं हैं लेकिन दूसरों के लिए भी सोचते हैं, तो आपको लगता है हाँ ये रास्ता सही है, देखो इनका जीवन में इतने लोग जुड़े इसलिए जुड़े हैं कि इन्होंने खुद की कम परवाह की, दूसरे आसपास की ज़्यादा परवाह की। तो ये हो सकता है हम अचेतन में उनको स्वीकार करते हैं और वो आपके जीवन मूल्यों में शामिल हो जाते हैं सम्मिलित। और ये सौभाग्य की बात है कि हमारे आसपास से काफ़ी लोग रहे हैं जिनसे हमने सीखा जाना, तो उसी भाव को ग्रहण करने की कोशिश। उनमें से एक दो का नाम लेते हुए या उनके संकेत करते हुए कि अपने अलावा आत्मकेंद्रित नहीं होकर औरों के बारे में सोचें, उस दृष्टि से जो कार्य क्षेत्र आपने चुना वो भी सहायक रहा वैसे तो। हाँ बिल्कुल, ये मीडिया का क्षेत्र में गए थे तो एक जिम्मेदारी भरा होता है, आप जो भी कुछ बोलते हैं उसका लोगों पे असर होता है, इसका ध्यान रखना पड़ता है। शुरुआत तो घर से होती है, आप अपने माँ बाप सभी, अपने बड़े भाई जो भी होते हैं, अपने से छोटे होते हैं उनसे भी सीखते हैं। फिर कार्यस्थल पे जरूर अच्छे लोग मिले। मैं कहूँगा जोधपुर में जब मैंने ज्वाइन किया था तो आप जैसे लोग अच्छे थे, और ये तो आपकी भी बात है कि आप भी लाइटर मोमेंट ढूंढ लेते थे, कई बार बहुत सीरियस गंभीर हो जाती थी कि अचानक रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता था तो आप उसका शांत कर देते थे। तो मैं कहूँगा कि मैं भाग्यशाली रहा हूँ कि ऐसे लोगों से मिलना हुआ। और मैं आपका नाम तो लेना चाहूँगा, बिल्कुल मैंने देखा आप में एक वो स्थित प्रज्ञ वाला भाव है जो कोर में है आपकी, और उसका बहुत सारे रीजन भी हैं। आपके परिवेश का फ़र्क है, आपके माता पिता का फ़र्क, उनका भी फ़र्क है, आज के समाज जन जो है, जिन लोगों से आपके लाइफ में जहाँ भी मिलते हैं, कार्यस्थल पे मिले, घर पे मिले, समाज में मिले, तो आप उनसे बेहतर ग्रहण करने की वो रखते हैं इच्छा, तो वो धीरे धीरे आ जाता है। तो क्योंकि आपने भी बहुत जीवन के झंझावात झेले, यहाँ भी रहे फिर बाहर भी गए, तो बहुत सारे स्ट्रगल आपके जीवन का हिस्सा रहा। लेकिन मैं याद करता हूँ आपकी मुस्कान हरदम रही, बहुत हरदम रही है। मतलब कई बार तो ऐसा था हम सालों बाद मित्र लगने लगता था, अरे कल सी तो बात है। तो ये मुस्कान को लेते हुए मैं आपकी तरफ वापस जा रहा हूँ कि जो आपके द्वारा प्रेरणा के रूप में आपके नाना जी के बारे में मैंने सुना था, वो रिटायर होने के बाद में विश्व भ्रमण के लिए गए थे, उनको याद करके उनसे क्या आपने सीखा? और जब आप रिटायर हो गए, अब मुझे तब कभी हम सोचते भी नहीं थे कि हम रिटायर होंगे जब हम उनकी बात कर रहे होते थे। हाँ, एक्चुअली वो पुस्तक पढ़ने की आदत तो थी, घर में पत्रिकाएं आती थी, हमारे यहाँ भी आती थी, और हमारे जो ताऊ जी थे उनके भी आती थी बहुत सारी धर्मयुग। उस समय ये धर्मयुग, पराग, नंदन, हम तो छोटे थे तो हम तो पराग, नंदन, पर हाँ उस समय तो भी हम धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान के पन्ने
टटोल लेते थे। वो शायद हिंदी भाषी क्षेत्र में हर जगह जाती थी ये धर्मयुग और ये विनोद साप्ताहिक सरिता, हिंदुस्तान, मुक्ता, हाँ ये सब दिनमान होते थे। सरिता, और हाँ। बच्चों के कॉमिक्स के भी नाम लिए जा सकते हैं, मधु मुस्कान से लेके दिनमान से लेके बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं। तो उस समय ये पढ़ने की इच्छा थी, तो पढ़ने का थोड़ा आदत भी पड़ी तो पर ये होता है कि कोई अच्छी लाइब्रेरी मिले, तो वो मेरे नाना जी के पास थी। तो मेरे समर डेज जो होते थे, गर्मी की छुट्टियाँ, भिलवाड़ा जाना होता था, तो मेरे नाना जी के वहाँ शानदार लाइब्रेरी थी। उनके पास हिंदी अंग्रेजी की बहुत सारी किताबें थी, और मैंने उनके देखे, जैसे बाद में टीवी पे सीरियल आया था चंद्रकांता, लेकिन मैंने चंद्रकांता जो पढ़ा था, संतति, हाँ। हाँ लहरी प्रेस, मुझे अभी तक ध्यान हाँ, है। देवकीनंदन खत्री। हाँ देवकीनंदन खत्री, तो उनके यही पढ़ा था मैंने। और उस समय मैं स्कूल में शायद 7वीं 8वीं होऊंगा, लेकिन उनके यहाँ मिलती थी, तो मैं 1 खंड 2 खंड लेके जाता था। मुझे, मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी कोई भी बातें उस समय समझ में आती थी, पर कौतूहल होता था आगे क्या खत्री साहब ने जिस तरह की अय्यारी लखलखा और वो बातें कही, तो बड़ी दिलचस्प थी। और तो उनकी लाइब्रेरी में जाके मुझे अच्छा लगता था कि हर अच्छा गर्मी की छुट्टियाँ बीतेगी तो पढ़ने का मौका मिलेगा। वहाँ उनके यहाँ काफ़ी मैथ्स के बहुत अच्छे रेनाउंड टीचर थे भिलवाड़ा में, जो पुरानी पीढ़ी के हैं, वो अधिकतर उन्हीं से पढ़ते थे। पर उनका किस्सा गोई का तरीका बहुत अच्छा था वो। और हाँ, वो सही कहा आपने, वो रिटायर उसके बाद वो फॉरेन गए थे उन्होंने जी, उनकी संचित, क्योंकि उनकी लाइब्रेरी में थी, बहुत सारी किताब थी, बहुत सारी बातें पता चली। वो कई बार किस्से सुनाते थे, तो बाद में पता चलता अरे ये तो लॉ मिजराब की बात कर रहे, विक्टर ह्यूगो की बात कर रहे थे, जो हमें किस्सा सुनाया था ज्यों वेल्चों का जो किस्सा सुनाया था। अरे बाद में हमने पढ़ा तो अरे अच्छा नाना जी इसी की किताब की बात कर रहे थे, इस ऑथर की बात कर रहे थे। तो उनकी किस्सा कोई बहुत अच्छी थी, मैथ्स को भी बड़े रोचक ढंग से पढ़ाते थे, इसलिए उनके पास काफ़ी स्टूडेंट्स आते थे पढ़ने के लिए। तो वो भी देखा मैंने कि नहीं, वो जब रिटायर हो गए फिर वो एक नहीं अनेक बार गए, मतलब विदेश में, यूरोप में भी गए, अमेरिका में भी 3-4 बार गए, और भी जापान में भी गए। तो उनसे भी सुनने को मिलता है कि देखो जापान के डिसिप्लिन का जिक्र करते थे, वहाँ राष्ट्रीय चरित्र की बात करते थे, बच्चों की वहाँ किस तरीके से शुरुआत में निर्माण होता है, साफ़ सफाई किस तरह की जाती है, और वो जिक्र करते थे बहुत सारी चीज़ें। तो वो दुनिया आपके पास आ जाती थी। वो ज्यूरिक का भी जिक्र करते हैं, स्विट्जरलैंड का भी जिक्र करते हैं, और बल्कि ये जो आजकल खाते हैं ना पिज्ज़ा स्पेगेटी, पहले उनके मुंह से नाम सुने थे, तो बाद में भारत में भी आने लग गया पिज्ज़ा ये सब कुछ। पर वो इटालियन उसके जिक्र करते हैं, हमने पिज्ज़ा खाया, बाहर गए तो स्पेगेटी खाई, उन्होंने जिक्र की, तो पहली बार उन्हीं के मुँह से सुना था हमने। तो आपके नाना जी के बारे में जब मैं आपसे सुनता था कि वो रिटायरमेंट के बाद में विश्व भ्रमण को या कई देशों में गए, तो वो बात मेरे अंदर ठहर गई। कहीं ना कहीं हमारे अंदर थोड़ा सा होता था कि भारत से बाहर देखेंगे, और ये उन दिनों की बात है जब मैं कभी सोचता भी नहीं था कि मैं भारत छोड़ के बल्कि जोधपुर छोड़ के कहीं जाऊँगा, क्योंकि जोधपुर का किला छूट जाए तो आपका खाना नहीं पचता, ऐसा जोधपुर के लोगों के बारे में कहा जाता है। और मुझे याद है आकाशवाणी से मेरा एक बार जैसलमेर में प्रमोशन के बाद जाने का हुआ, तो मैंने प्रयत्न किया और मैं पुणे जोधपुर ही आ गया था। पर बात जोधपुर आकाशवाणी को लेते हुए जब आपकी कर रहा हूँ मैं, तो मुझे याद आता है कि आप बहुत जनरल नॉलेज में बहुत ही अच्छे थे लक्ष्मण जी। आप बहुत पढ़ते थे, आपको बहुत सी बातें याद भी रहती थी, जैसे कहाँ क्या हो रहा है, उसके साथ साथ कौन क्या है। और प्लस उन दिनों में आजकल शायद इतना है कि नहीं, पर वो कंपटीशन सक्सेस रिव्यू और इस तरह की कुछ पत्रिकाएं भी आती थी, और हम लोग क्विज ऑर्गेनाइज भी करते थे। तो ये जो एक था आपका जनरल नॉलेज की तरफ एक नेचुरल इंटरेस्ट जो था, उसको लेकर आप बताएं कि वो कैसे सेटिस्फाइंग होता था आपको, एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट वाज फॉर यू, और इट आई थिंक ऐसा रहा है आपके साथ। हाँ भाई, उस समय ऑनलाइन नहीं था, महर्षि गूगल का आविष्कार भी नहीं हुआ था, तो कोई पुराना तौर तरीका था, जाओ लाइब्रेरी धूल झाड़ो, पढ़ो किताब लो पसंद से, अखबार पढ़ो, पत्रिकाएं पढ़ो। और उस समय प्रतियोगी परीक्षा होती तो वो उसका हिस्सा भी रहता था, जनरल नॉलेज तो वो भी रहता था। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी थी जो प्रतियोगिता में नहीं आती, लेकिन पता चलता था। टीवी पे भी उस समय क्विज टाइम इस तरह के कई प्रोग्राम आते थे, और स्कूल कॉलेज में भी आदत सी थी कि हाँ नहीं क्या चल रहा है, गतिविधियों में भाग लेना सांस्कृतिक। तो उसमें इस तरह की गतिविधियों में हिस्सा लेते थे कि या कोई ड्रामा हो रहा है तो वहाँ जाके किस तरीके से तैयारी करना है, और ये ड्रामा पढ़ा होता है लेकिन देखते हैं मंचन किस तरीके से कर रहे हैं, किस, तो वो रुचि थी इसीलिए जनरल नॉलेज की भी उसमें थी। प्रतियोगिता परीक्षा भी तैयारी का भी एक अभिन्न हिस्सा था, तो जनरल नॉलेज की भी करते थे। पर हाँ, पढ़ने की आदत उस समय वही थी कि पढ़ना ही वही तरीका था एकमात्र। तब ऑनलाइन कुछ नहीं था, तब टिप पे नहीं थे सब चीज़ों के सवाल, तो उनमें से कुछ चीज़ें याद रह जाती थी, कुछ नहीं रहती थी। कुछ जगह पर आपके साथ मुझे यात्रा करने का अवसर भी मिला है, पर मेरी स्मृति में ऐसा है कि लक्ष्मण व्यास जो है बहुत ही सरल व्यक्तित्व के धनी और एक
अपने आप में संयत और सौम्य स्वभाव का जो आपका व्यक्तित्व रहा, उसमें कई बार मुझे ऐसा भी बिना किसी विशेष ऑब्जर्वेशन या इम्प्रेशन मेरा ऐसा है कि जब आदमी बहुत ज़्यादा, जो आज की भाषा में कहते हैं भोला होता है ऐसे, तो कुछ चीज़ें उसके सामने चुनौतियाँ बनकर आई थी। जैसे कार्य क्षेत्र में अगर जैसे जैसे आप उत्तरदायित्व आपके बढ़ते गए, तो पर मैंने ये भी देखा कि जैसे आप उच्च पदों की तरफ बढ़ते गए तो आप उसको भी आपने बिल्कुल सहजता से स्वीकार किया, और आई थिंक यू हैव बीन सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा बताएंगे कि एक जो सरकारी व्यवस्था होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होते हुए भी स्ट्रक्चर्ड नहीं होती है, वो आपके इंट्यूटिव वे में काम करती है, क्योंकि अगला रूल से आपको जो करना चाहिए वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देन यू हैव टू वर्क विद पीपल। और एक ये सरकारी मीडिया है तो उसकी अपने कुछ बाउंड्रीज वगैरह भी रहती हैं। वो जो सारा आपका चिंतन रहा होगा और जिस तरह से आपने लोगों के साथ काम किया और कौन से इश्यूज आपके सामने चुनौतियों की तरह आए, उसके बारे में थोड़ा सा अगर बताएं। हाँ, ये धीरे धीरे ही सीखा और जाना। हाँ, ये जरूर कहूँगा, जब शुरुआत की थी और काफ़ी अरसे तक ऐसा माहौल था, काफ़ी सीनियर्स थे बताने वाले, प्रोग्राम संबंधी भी थे और एडमिनिस्ट्रेटिव जिक्र भी करते थे, तो धीरे धीरे तैयारी होती गई। फिर ये भी देखा कि अधिकांश कहीं की भी बात हो, ये ह्यूमन मैनेजमेंट ही है, इंसान को समझने की ज़रूरत होती। और जैसा कि सरकारी सिस्टम है, 10 लोग हैं, 10 में से अगर आपके पास 6 भी काम करने वाले तो 4 नहीं भी कर रहे तो आपका 6 से काम चल जाता है। 4 को भी अपने साथ शामिल करने की कोशिश करते हैं। सबकी अपनी अपनी प्राथमिकताएं रहती है, किसी की क्या रहती है। फिर भी यूँ समझो कि अधिकतर वो लोग थे जो कुछ करने की उत्कंठा रखते थे और सिखाने का भाव भी था, तो हम भी सीखते थे और हमें भी ऐसा मौका मिला कि जहाँ हम भी कुछ जान चुके हैं तो अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर सके, तो वो भी बताते थे। और वही है ह्यूमन मैनेजमेंट, जो करना चाहता है, जिसको इनिशिएटिव लेता है, जिसकी प्रवृत्ति है, उसको बढ़ावा दोगे, बनी आगे बढ़ो। और जिसकी नहीं है, कितने भी प्रयास करने पे नहीं, तो कोई बात नहीं, उसकी जहाँ जितना सीमित तरीके से जो भी करना चाहे वो उसका बेहतर है। हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ तो रुचि होगी, तो उसी में प्रवृत्त करो। और ये सरकारी सिस्टम तो ऐसा ही है, रूल्स का तो ऐसा है, फॉलो करना पड़ता है। हर एक जगह का अलग जगह का भी फ़र्क पड़ता है। दिल्ली में काम करने का अलग फ़र्क, जयपुर में अलग फ़र्क पड़ेगा, आप बाड़मेर में हो तो अलग फ़र्क पड़ता है, क्योंकि एक बड़ी संख्या में ज़्यादा लोग होते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा आपको रूल्स का उल्लंघन नहीं होने देना, इसका ध्यान रखना पड़ता है। छोटी जगह बहुत कम लोग होते हैं तो ठीक है, चल जाता है। कि मैं आपके साथ ऐसे याद कर रहा हूँ क्योंकि हम जिस उम्र में विशेष रूप से एक मनुष्य को जानते हैं, उस समय का उसका जो व्यक्तित्व होता है वो हमारे साथ ठहर जाता है। जैसे कुछ बच्चों के लिए आपके मन में रहता है कि वो बच्चा ही, वो बहुत बड़ा हो जाता है तब भी ऐसा ही, दोस्ती में भी ऐसा थोड़ा होता है। मैं एक दूसरे संदर्भ पे जाके वापस लक्ष्मण जी आपकी तरफ आ रहा हूँ। तो महेंद्र लालस जब आकाशवाणी जोधपुर में जो कार्यक्रम के मुखिया के रूप में कार्य कर रहे थे, तो मैं उस कक्ष में गया जहाँ पर मैं स्टेशन डायरेक्टर जो बैठते थे उनके सामने मैं कभी जब ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव जाता था, और तो ऐसा लगा कि एक पूरा जो चक्र है वो अपना पूर्ण हो गया है जैसे, और उनका भी अपना स्नेह। और आपकी तरफ आते हुए मुझे याद आता है, हमने कई प्रयोग जैसे अपने तौर पर छोटे छोटे जब किए थे, उसमें मैं एक कार्यक्रम करता था जिसका नाम था पिटारा, तो उसको मैं लिखता था और आप उसके शोध करके, तो जो भी विषय होता था आप बड़ी रोचक जानकारी जो उसके संबंध में वो ले आते थे, तो उसको मैं फिर संवाद में ऐसे, आपको याद आता है पिटारा कार्यक्रम? हाँ, और हम, मुझे ये भी याद है उसमें हम शुरुआत ऐसे करते जमुरे, फिर आप जमुरे का उसमें जमुरा मदारिया जमुरे का था, तो जमुरे वाला रोल आप करते थे। वो पिच मिल गई होगी, पसंद आया होगा प्रस्तुतकर्ता का, प्रोड्यूसर को, कि हाँ इसकी मिल रही है, ये कर पा रहा है सहजता से। तो वो हाँ, वो अच्छा था, कार्यक्रम अच्छा था, छोटी ड्यूरेशन का था। जैसे कि आजकल हो गया है कि अटेंशन स्पान सबका कम हो गया, तो उसमें कोशिश यही थी कि जैसे, और ये भी कहूँगा कि हमारे स्टैंड डायरेक्टर वो लोग भी बढ़ावा देते थे, करो इस तरह का कुछ करना है तो अच्छा, तुम सही दिशा में जा रहे हो। तो छोटी सी अवधि का प्रोग्राम था, कोई भी टॉपिक आपको लगता है शुष्क नहीं होता, आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हो उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो पिटारा बहुत अच्छा था, एक अच्छा प्रयोग था, और उसमें अलग अलग प्रोड्यूसर थे, तो हर प्रोड्यूसर का एक काम करने का तौर तरीका अलग होता है। बस ब्रीफ यही था कि आपको इंटरेस्टिंग वे में 7-8 मिनट में एक अच्छी सी जानकारी देनी है, बहुत सारी देनी जानकारी, और मनोरंजन भी करना, ऐसा नहीं लगे कि एक आदमी बोले जा रहा है। तो वो पूरी कोशिश की थी उसमें।
उसमें तो इसीलिए शोध भी करनी पड़ती कि उस समय वही ज़माना था, उसमें काफ़ी लोगों की मदद भी मिल जाती। मेरे को ध्यान है उस समय हमारे वहाँ पुलिस विभाग के एक IPS अधिकारी थे, उनकी काफ़ी रुचि थी, तो वो भी हमें शोध के लिए हम उनको फ़ोन करते थे कि चाय पे जानकारी चाहिए, कहाँ ओरिजिन हुआ, कहाँ किन देशों में गई कॉफ़ी में, तो वो भी उपलब्ध कराते थे, हम भी ढूंढते थे। तो वो अच्छा प्रोग्राम बना था, वो श्रृंखला काफ़ी समय चली थी, काफ़ी वैरायटी थी उसमें और करने में मज़ा आया उसके। और श्रोता उसमें पत्र लिख के प्रतिक्रिया भी देते थे, तो आपको फीडबैक भी मिल जाता था कि आप सही कर रहे हैं। ये पत्र लिखने की बात आए तो मुझे याद आया कि ज़माना इतना बदल गया कि अब पत्र लिखने की प्रथा ही लगभग लुप्त हो गई, कि आवश्यकता भी नहीं, लोग टेक्स्ट कर देते हैं। लाइव शो चल रहा है तब भी लोग टेक्स्ट कर देते हैं। फिर जब हम आकाशवाणी जोधपुर में थे तब तक धीरे धीरे दूरदर्शन बढ़ रहा था, फिर ये प्राइवेट चैनल्स आ रहे थे, फिर उसके बाद तो अब एक अलग ही दुनिया हो गई है, इंटरनेट है, यूट्यूब सब है। आपके जो ये आकाशवाणी जोधपुर की यात्रा है उसके समानांतर जो एक संबंधों का एक विकास होता है, जैसे एक आत्मीयता वगैरह, मैं एक श्रृंखला इस पर कर रहा था कि मित्रता जो है वो हमेशा बनी रहती है, जैसे एक चिर वसंत की तरह एक मैत्री का अपना एक महत्व जीवन में रहता है। इसके बारे में अगर हम बात करने लगें तो ऐसा लगता है कि बात क्या करनी है, मतलब दोस्त है फिर भी, क्योंकि हमारा तो धंधा ही बात करने का है। तो आपको क्या लगता है, दोस्त कॉन्शियसली बनाए जाएं, ऐसा होता है, बनाए जाते हैं या बन जाते हैं? और क्या आप मतलब आपका जो अनुभव रहा है उसमें मित्रता के संबंध में अगर आप थोड़ा मुस्कुराते हुए गंभीरता से सोचें तो क्या कहेंगे? हाँ, मतलब भाई रिश्तेदार तो आप बने बनाए होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स का तो आप चुनाव करते हैं। आपकी कुछ प्रवृत्तियाँ होती हैं, कुछ एप्टीट्यूड होते हैं और कुछ फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, और तो फिर आपका चल निकलता है वो मित्रता वाला रास्ता। फिर वो कब लंबा रास्ता तय कर लेता है आपको खुद को ही नहीं पता चलता है। और ये आप जानिए वो नौकरी की शुरुआत के, गृहस्थी में सेटल होने के फॉर्मेटिव ईयर्स थे, तो उस समय की यादें बहुत लंबे समय तक रहती है जीवन में। अब आप कार्यस्थल में आपके ट्रांसफ़र होते हैं बहुत जगह, नए नए लोगों से भी मुलाकात होती है, वहाँ भी आपके संबंध बनते हैं, फ्रेंडशिप होती है, लेकिन उस समय जो होती है एक लंबे समय जिसको परिपक्व होने का समय मिलता है, तो वो उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं कहूँगा कि जोधपुर में जो पहली पोस्टिंग हुई थी उसका लंबे अरसे तक मैं कहूँगा कि उस समय जो रिश्ते बने वो अभी तक चले हैं। ये तो मैं कहूँगा उस जगह की भी महिमा थी, लोगों की तो थी कि वो इतने अच्छे थे कि उनका व्यवहार आप एट ईज रखते थे आप जी, ये बहुत अच्छा है। और ये व्यवहार जो भी है दो तरफा होता है, ताली दोनों हाथ से बजती ना, तो यूँ कह सकते हम कि मैं लकी रहा कि अच्छे लोगों से संगत मिली और बहुत सारे मित्र बने हैं। गोविंद पारिक हैं, वो रिटायर हो गए, आप थे, ऐसे और भी नाम गिनाए जा सकते हैं। उसमें से अनाउंसर्स में भी थे हमारे, है ना, पार्थसारथी थपलियाल जी थे। तो और ये बहुत अच्छा था, थपलियाल जी जब आप उत्तराखंड के पर्वतीय जीवन की बातें बताते थे तो वो भी बहुत अच्छा लगता था। और ये लगता था हाँ देखो इस संस्था में आके सही लोगों से मिलना हो रहा है। और उस समय और भी थे, ईश्वर प्रकाश जी थे, दत्त यादव, हाँ ईश्वर दत्त यादव, हाँ, तो वो भी अलग, वो भी एक बैकग्राउंड से आए थे, उस डिफेंस के बैकग्राउंड से आए थे, तो उनका भी, उनसे बहुत कुछ सीखने जानने को मिला। बहुत ही बढ़िया। आकाशवाणी जोधपुर मैंने ज्वाइन किया था 1982 में, उस वक्त मैं 20 साल का था। आपने कौन से ईयर में ज्वाइन किया था? मैंने 87 के एंड में, नवंबर में किया था। तो जब आपने ज्वाइन किया और गोविंद उसके आसपास ही आए थे मेरे ख्याल से, और 88 में मेरी शादी हुई थी, तो मित्रता के बाद संदर्भ को लेकर मैं कहूँ कि कुछ मित्र ऐसे होते हैं जिनको आप ऐसे देखते हो कि छोटा भाई है, कुछ मित्र ऐसे जिनको बड़े भाई की तरह देखते हो। तो लक्ष्मण जी के साथ इस तरह का भाव आ गया, छोटा भाई है, और आपने उस तरह का मुझे प्रेम और सम्मान, और इसके साथ में ऐसे पब्लिक में कहने वाली बात ही होती है, लेकिन ऐसा होता है किसी बंदे के प्रति ना आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस रहता है कि यार ही इज़ डिपेंडेबल, कि आपको जरूरत पड़ेगी तो काम आएगा। तो आप कई बार काम आए भी, वो मैं याद भी नहीं करूँगा कहाँ आपको भी नहीं याद होगा, लेकिन मुझे ध्यान है, मतलब अंदर एक विश्वास रहता था। चलो मैं बता भी देता हूँ, कभी कभी क्या होता है गृहस्थी में आदमी होता है ना, उसको कभी लगे कि यार थोड़ा पैसे चाहिए यहाँ पे, तो लक्ष्मण जी, और अच्छा वो जताते भी नहीं थे कभी, ऐसे बहुत ज़्यादा तो नहीं पड़ी थी, लेकिन बट एक कॉन्फिडेंस रहता था कि भाई कोई भी तरह का कार्य होगा तो एक सहज रूप में आप प्रस्तुत होते हो, और उसमें आनंद आता है दोनों तरफ। मेरे ख्याल से आपको भी अच्छा लगेगा जब भी आप करोगे, तो ये भी ईश्वर की कृपा है, ऐसा भी हम मानते हैं। और मित्रता के महत्व को लेते हुए
अधिक चर्चा न करते हुए जो एक मैत्री आपकी पुस्तकों के साथ रही उसकी तरफ अगर चलें तो कौन से ऐसे लेखक आपको लगते हैं जिन्होंने आपको विशेष रूप से प्रभावित किया हो, हिंदी अंग्रेजी जिस भी भाषा में? ये तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, बहुत सारी। हाँ, पर मैं कहूँगा जो भी है उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो साहित्य क्या है, जैसे मुंशी प्रेमचंद के कहा जाता है कि आगे चलने वाली मशाल है, राजनीति के आगे चलने वाली, मतलब विजनरी होता है साहित्यकार, वो आगे भी देख सकता है। हो सकता है हमें बहुत तो कोई लगे ये हमारे जीवन काल में हो रही है, ये पहली बार ही हो रही है, ऐसा ही है, लेकिन साहित्यकार कनेक्ट करता है, अपने परंपरा से भी कनेक्ट करता है, फिर वो देखता है देखो इस तरह के पहले भी हुआ और इस तरीके से मानवता आगे बढ़ी है। तो मानवता के जो उच्चतर मूल्य हैं हरदम तो आपके बस में नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उन मूल्यों में आपकी आस्था बनी रहे, मानवीय मूल्यों में, और किस तरह का बंधन नहीं हो, मतलब वो वैश्विक होते हैं मानवीय मूल्य, चाहे हर्ष विषाद और एक दूसरे की मदद करने का भाव, कहते हैं ना सामाजिक प्राणी है इंसान, तो वो एक दूसरे से कनेक्ट हुए बिना रह नहीं सकता, आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे हैं, बाहर के भी हैं, हमारी भी परंपरा के हैं, ऐसे लोग हैं। प्रेमचंद का उदाहरण दे दूँ अपने यहाँ, उनकी परंपरा का पालन करने में भीष्म सानी से लेकर बहुत बड़े मिल जाएंगे, तमस भी याद आ जाएगा, क्योंकि भारत ने भी बहुत बड़ा एक झटका झेला था आज़ादी के समय। तो बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ते लगता है कि यार इन्होंने देखो उससे आगे बढ़े, ये बहुत स्वाभाविक था, आप ऐसे बुरे अनुभव से गुजरे और वो बुरा अनुभव आप पे हरदम हावी रहे, लेकिन कुछ लोग थे जो कहते नहीं बुरे अनुभव से आगे चलो, ये एक विचलन है, ये मानव का स्थायी भाव नहीं है। तो उजाले को देखना शायद हो सकता है एक प्रवृत्ति बन गई हो, क्या बात है, एकदम उजाला आपके साथ में होता, अंधेरा भी आता है ऐसे लेकिन हाँ कि नहीं इस काले बादलों के पीछे भी कोई है उजाला दिखाई देगा, ये भाव बना रहे। ऐसे बाहर भी थे जो बोले, आपने ए टेल ऑफ टू सिटीज पढ़ो, अपने यहाँ की भी पढ़ो, यशपाल को पढ़ो, प्रेमचंद को पढ़ो, कितने लोग हैं कि लगता है, और अभी भी हैं कई हैं जो नई पीढ़ी के जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं। तो ये आपको भरोसा होता नहीं, ये शाश्वत मूल्य है मानवता कि इनको स्थापित करना, और ये किसी भी, ये सार्वजनिक है, मतलब सार्वजनीन है, हर काल के सर्वकालिक है। आखिर हम क्यों कनेक्ट कर पाते कई पुरानी सभ्यताओं से, तो उसका रीजन यही है कि कंटिन्यूटी है उसमें, उस विचार में। तो जो कालातीत की बात को लेके, महाकाल की बात को लेके, फिर लक्ष्मण जी के पास अब मैं जब बातचीत के समापन के साथ जा रहा हूँ तो मुझे भी अपनी दो पंक्तियाँ आपकी बात से याद आ गई कि यूं मिलना हो तेरा मेरा, मुक्त करे बाहों का घेरा। तो उजाला चलता रहे साथ में। इस दृष्टि से आप जब कई प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव रहे या स्टेशन डायरेक्टर या जिस भी पद पर आप रहे, और आकाशवाणी एक ऐसा स्थान रहा जहाँ पे आपने कई लोगों को मिलने का अवसर प्राप्त किया, फिर आप जयपुर दूरदर्शन में भी रहे, तो ऐसे कुछ लोग की लिस्ट बहुत लंबी भी हो सके, लेकिन अगर 3-4 लोगों को आप याद करें, चाहे आपने खुद उनके साथ साक्षात्कार किया हो या उनको आप रूबरू मिले हों, जिनके लिए आपको लगा कि यार ये कमाल का जीवन इनका रहा है, या इनके पास कुछ इस तरह की रश्मियाँ हैं, चाहे अपने कार्य को, अपने सृजन को लेकर, जो आपके पास कहीं एक खुशबू के साथ ठहर गई हों। आपका ऐसे मतलब ऑफिस के लोग या ऑफिस से बाहर वाले जो इंटरव्यू जिनके लिए है? हाँ बिल्कुल। कुछ लोगों से तो आपकी उपस्थिति में मिलना हुआ था। सोचो आपके मन में तीसरी कसम देख रखी और आपके मन में अचानक वासु भट्टाचार्य आ रहे हैं जोधपुर में, तो आपके साथ ही गए थे उनका इंटरव्यू लेने, और फिर पता चलता है वो उन्होंने बॉम्बे में रहते हैं, लेकिन वो जिस भी जगह जाते हैं वहाँ का पौधा जरूर लेके आते हैं, और वो कहते थे कुछ पौधे जो वहाँ की क्लाइमेट ही अलग था, लेकिन हमारे यहाँ तो भी पनप गए और कुछ नहीं पनप पाते थे। तो बहुत सारी चीज़ें आती है, बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ, और ऐसे कई हैं, मतलब अलग अलग फील्ड के थे, कुछ वहीं जोधपुर के थे, कई तरह के थे, कुछ प्रसन्नपुरी गोस्वामी जी एकदम ये नाम आया, तो जो पर्यावरण के लिए कार्य कर रहे हैं, ऐसे कई थे जो कि बिल्कुल निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करने का भाव रखते थे। तो ऐसे लोगों को मिलकर लगता था ये सिर्फ ये नहीं आत्मकेंद्रित नहीं है, इनका समाज से बेहतर सारोकार है, या अपने से परे देख पा रहे हैं, लोगों से जुड़ पा रहे हैं, उनकी मदद कर पा रहे हैं, इनमें ये भाव है। तो वो देख के काफ़ी अच्छा लगता था, और स्टाफ में भी कई लोग ऐसे थे, मैं कहूँगा कि जो इस तरह का भाव रखते थे और बाकायदा उसी अनुरूप जीवन भी जीते थे। तो व्यष्टि से समष्टि कहो, या आत्मा से परमात्मा कहो, या आत्म केंद्रित या स्वार्थी न होकर निस्वार्थ भाव से जुड़ना कहो, वो कहीं ना कहीं लक्ष्मण जी
के चिंतन में वो केंद्र में रहा है। एक और चर्चा आपसे करेंगे जिसमें रिटायर होने के बाद वाले जीवन के बारे में चर्चा करेंगे, पर फिलहाल मुड़कर देखते हैं तो आपको क्या लगता है आकाशवाणी में जिस तरह से आपका अनुभव रहा, आप के मन में कभी आता है कि नहीं ऐसा नहीं हो के ऐसा होता, कुछ अलग तरह से अवसर आपके सामने आते या व्यवस्था अलग तरह की होती, या समझिए कि आप ऐसी एडवाइजरी कमेटी में बैठे हैं जहाँ पे आप कुछ ऐसे सुझाव दें कि ये प्रसारण माध्यम जो है अब जिस तरह के युग में हम आ गए हैं तो इसको रीडिज़ाइन कर देना चाहिए, ऐसा कुछ? हाँ, समय के साथ बहुत सारे बदलाव आ गए ना। जैसे तो ये देखिए, सूचनाएं तो सबके पास पहुंच गई है, ये तो आपने देखा होगा, ये बदला, ये तो है। पहले तो सूचना के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। सूचना सबके पास है, लेकिन उस सूचना का क्या कर रहे हो, उसका कुछ रचनात्मक सृजनात्मक आप उपयोग कर पा रहे हो, तो वो वाली बात है। आपके पास बहुत सारी है, जानकारी में बहुत है, सूचनाएं बहुत है, लेकिन कोलाहल अब ज़्यादा है ना, स्थिर कम है ना। ऐसे मूल्य जो हरदम आपके साथ रहे, उनकी चर्चा हो, उन पे आधारित प्रोग्राम हो, और करने वाले कर रहे हैं अभी भी। आप देख सकते हैं, आप अपनी रुचि के अनुकूल। अच्छी बात है कि ये भी हुआ कि लोकतांत्रिकरण भी हुआ है। नहीं तो पहले ये था कि आपको किसी पब्लिशर के पास ही जाना पड़ेगा, किसी ब्रॉडकास्टर के पास ही जाना पड़ेगा, है ना। अब सबके पास में है, आप चाहो तो खुद ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। तो इस लोकतांत्रिकरण का फ़र्क तो पड़ा है। बहुत सारी चीज़ें आपके पास सामने आ रही है। ये है कि बहुत सारी आती, तो ये आपका चुनाव आपका रहता है, आप अपनी अभिरुचि के अनुसार उसी जगह हैं, उसको और डीपर अध्ययन करें उसका और गहनता से। तो ये समय पहले बदला था। पहले भी यही भाव था कि सिस्टम था, सिस्टम के भीतर काम करना पड़ता था, उसकी अपनी सीमाएं थी। लेकिन मैं तो भी कहूँगा कि हाँ, क्रिएटिविटी में किसी ने बंदिश नहीं बांधी। वो कहते थे करो, आप करना चाहते हो। ये इस मामले में भाग्यशाली रहा, जो भी हमारे पूर्व के थे सीनियर्स जो हमारे साथ काम करते थे, उन्होंने कभी रोका नहीं, नहीं अच्छा आइडिया, चलो आगे बढ़ो। ये बहुत अच्छा इसका फ़र्क पड़ा कि कुछ न कुछ करने की इच्छा रही, कुछ न कुछ नया करने की, बेहतर करने की, रचनात्मक करने की, वो जरूर रही है। बहुत सारा धन्यवाद लक्ष्मण जी का करते हुए। हम दोनों ने भी बहुत बार ब्रेनस्टॉर्मिंग कई विषयों पर करने का लाभ प्राप्त किया है और आगे भी करते रहेंगे। बातचीत हमारी आकाशवाणी से जुड़ी हुई इसलिए भी रही क्योंकि हमारे बीच में वो एक उभयनिष्ठ धारा की तरह रहा कार्यस्थल है, लेकिन इसके अलावा वो समाज के साथ एक विशेष रूप से जुड़ा हुआ भी है। जब हम आकाशवाणी की बात करें तो किसी भी विषय पर बात होती है, जैसे मैं याद आता है, पता नहीं आपके साथ, या हम उमेद पैलेस में भी जाकर अकाल के बाद में महाराजा गज सिंह जी का इंटरव्यू लेके आते हैं, तो फिर फुटपाथ पे बैठ के किसी श्रमिक के साथ भी बात कर रहे होते हैं। तो हमारे लिए राजा या रंक है, उन दोनों के साथ जो रेडियो है वो दोनों के साथ जुड़ता था विशेष रूप से। तो लक्ष्मणी के साथ इस बातचीत में जुड़ते हुए, जैसे आपने कहा कि लोकतांत्रिकरण हो गया है, तो आत्मीयता भरी बातें, अंतरंग बातें, जो कि ऐसा लगता है कि यार एक फॉर्मल मीडिया में आप अगर उनको शेयर करें तो थोड़ा संकोच रहता है। हालांकि वो भी थोड़ा ब्लर हो रहा है आजकल, पर ये यूट्यूब पर जो हेरम्ब स्टूडियो है, गणेश जी के प्रेरणा से, गणेश जी के नाम से जो है, उसमें इतनी कल्याणकारी बातें हमारे लक्ष्मणी के साथ करने का अवसर हुआ है, तो उनका धन्यवाद करते हुए मित्रता से संबंधित और बहुत सारी चर्चाएँ आप तक आने वाली हैं फ्रेंडशिप फॉर एवर के क्रम में। लक्ष्मणी, चलते चलते यदि आप कुछ और कहना चाहें तो स्वागत आपका है। बस यही कहूँगा कि मैं आपका जिक्र के बिना मेरा बात अधूरी रह जाएगी। मुझे अच्छा, आप जैसे लोग मित्र मिले तो मेरा कार्यालय में भी अच्छा समय गुजरा और बाहर भी बहुत कुछ सीखने जानने को मिला। जैसे आपका विवाह हो गया तो कई बार होता है, आपका एक अलग ही दुनिया हो जाती है, लेकिन मैं कहूँगा आपके पूरे परिवारजन का, है ना, सभी जनों का, माता पिता से लेकर आपके कजिन से लेकर सबसे मेरे को इतना ही गहरा अनुभव। आपके चाचा जी बिल्कुल मेरे को घर जैसा ही रखते थे, तो मैं बहुत लकी रहा। इस तरह का बहुत कम के साथ हो पाता है। तो ये इसी भाव से ये मन में गया तो ये मन से बाहर भी निकलेगा ये भाव कि भाई लोग जोड़ना चाहिए, लोगों को जोड़ना बहुत ज़रूरी है ये भाव। तो ईश्वर की कृपा का स्मरण करते हुए आंखें थोड़ी थोड़ी नम हो जाती हैं। उसमें चाचा जी का स्मरण आया तो भी पिताजी का भी, और ये यज्ञ चक्र जैसा जीवन चक्र है। आज हम दोनों हैं, कल भी होंगे, परसों की पता नहीं है।